हमने बच्चे लास्ट टॉपिक के अंदर बात करी थी सूडो केमिकल रिएक्शन की, और उससे पहले जो हमारे पास था ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज करने वाला जो पार्ट था ऑस्टवर्ड्स मेथड, इसके बारे में बात करी थी। और इन सारे टॉपिक्स के बाद हमारा जो आज का टॉपिक आता है वो है बच्चा कोलिजन थ्योरी, है ना। कोलिजन थ्योरी क्या होती है? कोलिजन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? कोलाइड करना, टकराना। फिजिक्स में तो हमने लास्ट ईयर +1 में डेरिवेशन ही कर ली थी पूरी कोलिजन्स पे। देखो कोलिजन थ्योरी का सीधा सीधा सा कंसेप्ट क्या है? कोलिजन मतलब केमिस्ट्री में हमारे पास आ कहां से रहा है? ऐसा होता है भाई, अगर जो हम ये बात करते हैं कि रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और जब वो इफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन हो जाएगी। क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन। अब ये बात क्या हुई, इफेक्टिव कोलिजन क्या हुआ? और वो अगर कोलाइड करेंगे तो क्या हर कोलिजन प्रोडक्टिव रहेगा? उसी को शायद हम इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। उन सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ होने वाला। बहुत थ्योरेटिकल सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा। साथ के साथ इसको करते रहेंगे, जितना इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे लिखते चलेंगे। सबसे पहले कोलिजन का है क्या यहाँ पे? द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकेंड। कोलिजन अपने को समझ में आता है, चीजें जब टक्कर मार रही हैं तो द नंबर ऑफ कोलिजन्स that take place per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency represented by Z। सिंपल बात है ये तो भाई, जितने कोलिजन पर सेकंड हो रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी यही होती है ना हमारे पास कि कितना नंबर ऑफ कोलिजन्स रिपीट कर रहे हैं पर सेकंड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों? क्योंकि एक सर्टेन वॉल्यूम के लिए लेंगे ना बच्चा। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा सा बीकर है उसमें गैसेस रिलीज कर दी, मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, तो मैं उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाऊं? वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो मैंने क्या करा, यूनिट वॉल्यूम पकड़ते हैं। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी बार रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। डन। अब द कोलिजन्स which actually produces the product and therefore result in the chemical reactions are called effective collision। effective collision समझ में आ गया? तो effective collision हमारे पास वो collisions हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो एक्चुअल में रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे बच्चा। क्लियर बात है? सिंपल। अब हमारे पास होता क्या है? पहली टर्म आती है बच्चा एनर्जी बैरियर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecules must possess to be effective collisions is called threshold energy। threshold energy क्या है? threshold हमने कहा नाम पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना। threshold frequency, वहीं पर threshold energy भी थी जिसको हमने वर्क फंक्शन का नाम दिया था। threshold का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाउंड्री लाइन तय कर रही है। भाई इससे ज्यादा जैसे ही एनर्जी आएगी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, इससे कम एनर्जी आएगी तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। अब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लगाता हूं, मान लो मेरे पास यही है, ठीक है, डस्टर है, मैं इसको यहां टेबल पे मार रहा हूं जोर से, क्या ये टूटेगा? नहीं टूटेगा, शायद नहीं टूटेगा। अगर मान लो ये टेबल की स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो तो किसी एक सर्टेन फोर्स पे आके ये टूट सकता है। जिस फोर्स पे आके ये टूट जाएगा वो क्या होगा? इसका एनर्जी बैरियर। एक ऐसा कोलिजन जो अगर हल्का हल्का सा कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक सर्टेन एनर्जी के साथ अगर रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे तो उस सर्टेन एनर्जी को अगर हम बैरियर की तरह ले रहे हैं कि उस एनर्जी से ज्यादा के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, उससे कम के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वो हमारे पास क्या आता है बच्चा? एनर्जी बैरियर। अब दूसरी चीज आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है? देखो, द colliding molecule should also have proper orientation so that old bonds may break and new bonds are formed। orientation का मतलब क्या हुआ कि अगर अब मैं मान लो इसको तोड़ना चाहता हूं तो हो सकता है ये यहां से वीक हो और यहां से स्ट्रांग हो, तो जब तक ये इधर से नहीं कोलाइड करेगा तब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, नए बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं यहां से अगर कोलाइड कराता भी रहूं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या? पहली बात, वो एनर्जी बैरियर ब्रेक होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जितने भी कोलिजन्स उस सर्टेन एनर्जी बैरियर से ज्यादा एनर्जी के साथ होंगे और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होंगे, सिर्फ वही वाले फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स
प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाएंगे, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराएंगे उनको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिशन। समझ में आ गया है? पक्का? चलो अब इसमें एग्जांपल देखो बच्चा, ये हमारे पास NO2 मॉलिक्यूल का है जिससे N2O4 बनेगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां हमारे पास जो मॉलिक्यूल है क्या है, इसमें NO2 मॉलिक्यूल। अब ये NO2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जब NO2 और NO2 अप्रोच कर रहे हैं, कोलाइड करेंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कोलाइड करेंगे। अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कोलाइड करेंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी N2O4 की, क्योंकि एक्टिव साइट्स कौन सी है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि इसमें नाइट्रोजन और दूसरे वाले NO2 का ऑक्सीजन कोलाइड करता, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो कुछ आउटपुट नहीं निकल रही, कोलिजन हुआ, मॉलिक्यूलर सेपरेट हुए और सेपरेट होके एज इट इज रह गए, कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। क्या गड़बड़ थी, ओरिएंटेशन मिसिंग थी। अगर एनर्जी होगी भी प्रॉपर लेकिन ओरिएंटेशन मिसिंग होगी तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी और एनर्जी मिसिंग होगी तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी को दिक्कत? डन है? सब हर रिएक्शन ही ऐसे प्रोसीड करता है बच्चा। अब जैसे यहां पे देखो, हमारे पास CH3Br के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब CH3Br के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चा, CH3Br के अंदर ब्रोमोमीथेन है। ब्रोमोमीथेन में ब्रोमीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव हो गया हमारे पास। अब डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के हिसाब से अगर ये रिएक्ट करेगा तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। अगर मान लो OH आता है, ये तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर पढ़ोगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आएगा ये, कि किस तरीके से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करता है, और SN1 और SN2 जो होते हैं यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं। उसमें यही फर्क होता है कि जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो कहां से अटैक करे। अब समझो यहां पर ये Br है। Br कौन होता है बेटा, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत सारा भरा पड़ा है, ऊपर से डेल्टा नेगेटिव। अब यहां पर अगर एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसके पास खुद भी बहुत सारा OH नेगेटिव है, खुद भी बहुत सारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या ये आके इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों? Br का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इतना सारा, वो इसको रिपल्सिव फोर्स देगा कि नहीं? तो ये अटैक ही नहीं कर पाएगा कार्बन के ऊपर जो कि अदरवाइज पॉजिटिवली चार्ज है। समझ रहे हो कि अगर OH आकर ब्रोमीन वाली साइड से ही अटैक करने की कोशिश करेगा, यहां से ही आके अटैक करने की कोशिश करेगा, तो यहां पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि Br जो है वो रिपल्सिव फोर्स देके OH को भगा देगा। लेकिन अगर OH बैक साइड से अटैक करे, बैक साइड से कैसे, इसी में अगर OH यहां कहीं से आए, तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत छोटा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत छोटा है तो आसानी से कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा। अगर कार्बन पे अटैक करेगा तो OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये टूट के चला जाएगा। वहां से एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इधर से एक न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो गया। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। वही ऑर्गेनिक के अंदर हम बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे जो। ठीक है, ये बात समझ में आई है? तो अगर हमारे पास इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन थी, जैसे यहां हो रहा है पहले वाले में, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में OH Br के पास से अटैक करेगा, रिपल्शन होएगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और OH बैक साइड से आके Br के ऑपोजिट साइड से आके अटैक करेगा, तो Br एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया। किसी को दिक्कत? ये लॉजिक समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? ये एग्जाम्पल याद भी होना चाहिए बच्चा। अब बात है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा बच्चा, सीधी कहानी है, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, है ना। प्रोडक्ट बन कैसे रहे हैं, जितना ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं उतना ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड बिटवीन रिएक्टिंग स्पीशी, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, जितना जल्दी 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 वो आपस में कोलाइड करेंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनने की चांसेस रहेंगे। और द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, अब सिर्फ कोलिजन नहीं चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। तो जितना ज्यादा फ्रैक्शन इफेक्टिव कोलिजन का होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहने वाला है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन which is equal to minus dx by dt where x is concentration of reactant is equal to f into z। दो चीजों के प्रोपोर्शनल था, हमने उनको इकट्ठा करके लिख दिया। डन है, फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिशन। डन है बच्चा। अब एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का क्या गेम है, देखो बच्चा, हमारे पास अगर मुझे रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करना है तो जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स जो हैं हमेशा रिएक्शन के लिए रेडी हैं। वो अगर स्टेबलाइज्ड हैं तो हमें कुछ उनको इस तरीके से एनर्जी देनी है कि वो अनस्टेबल फॉर्म में पहुंचे, एक्टिवेट हो जाएं, सो दैट वो प्रोडक्ट में टूट सकें या कुछ नया बना सकें। वैसे ही होगा। तो एक्सेस एनर्जी और ओवर एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ओवर and above the average energy of reactant molecules which must be supplied to the reactants to undergo chemical reaction is called activation energy। कोई परेशानी किसी को? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया कि भाई एक सर्टेन एनर्जी पे जाके चीजें रिएक्ट कर सकती हैं। जैसे अभी मैंने क्या बोला, तुम दो दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें लड़ाई करनी है बट शराफत से बैठे नहीं लड़ रहे हैं। लड़ना तो है अंदर अंदर, खुंदक है, खुल के नहीं सामने आ रही है। तो एक तीसरा बंदा चाहिए जो चुल मचाएगा। कैसे करेगा? उनको कुछ ना कुछ एक दूसरे के बारे में चुगली करेगा, पोक करेगा, उसने ये बोला इसने ये बोला, भड़काएगा, भड़का के उनका एनर्जी लेवल राइज करेगा। अब वो लड़ेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? खून निकलेगा, सर फूटेगा, कलेश होगा, जो भी होगा। ये हुआ क्या? वो अपने आप उस लेवल पे एक्साइटेड नहीं थे कि लड़े, हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देके उन्हें एक्साइटेड लेवल तक लेके जाना पड़ा। That certain amount of energy which we have to supply externally to the reactants so that reactants energy reach to that certain barrier after which they start reacting। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ रही है उसको हम क्या करें? एक्टिवेशन बैरियर, नो सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी कहां तक पहुंचाने के लिए चाहिए? एक्टिवेशन बैरियर तक। किसी को दिक्कत? सिंपल बात है ये यश भाई साहब, ठीक है युवल जी। चलो, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी बच्चा? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ई थ्रेशहोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यही हुआ, जितनी थ्रेशहोल्ड एनर्जी थी और जितनी एनर्जी रिएक्टेंट की थी, उन दोनों को माइनस कर दो तो बीच की एक्टिवेशन एनर्जी आई कि नहीं? ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। अब जिसकी जितनी लो एक्टिवेशन एनर्जीज होंगी उतना रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि मेरे को जितनी कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़े फटाक से रिएक्शन कर जाएगा, और जितना हमें अपनी ओर से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उतना रिएक्शन स्लो डाउन होगा, स्लो चलेगा। तो हाई एक्टिवेशन जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही रिएक्शन स्लो प्रोसीड करेगा। डन है। लो क्या एक्टिवेशन एनर्जी अगर ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है तो बिल्कुल जीरो हो सकती है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट्स ऑलरेडी उस एक्साइटेड स्टेट में उस तरीके से बिल्कुल हाईली रिएक्टिव स्टेट में है तो ऑब्वियसली ये जीरो। कुछ रिएक्शंस ऐसे जो स्पॉन्टेनियस हैं, जो अपने आप हो रहे हैं, उनमें यही काम है, हमें कुछ एनर्जी देना ही नहीं है, वो अपने आप ही प्रोसीड कर जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुई। डन है बच्चा? पक्का? चलो, अब ये एग्जाम्पल क्या है? देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन के बीच में क्या हो रहा है बच्चा? ये बॉन्ड था H2 और I2 का, बिल्कुल ठीक है। अब H2 और I2 को हमने थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी दी, क्योंकि H2 भी स्टेबल था, I2 भी स्टेबल था। उस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में जो पुराने बॉन्ड थे हाइड्रोजन और आयोडीन के, ये ब्रेक होना शुरू हो गए। हाइड्रोजन और आयोडीन के पुराने बॉन्ड वीक होने शुरू हो गए, नए बॉन्ड बनने शुरू हो गए। कौन से में? नए बने हैं हमारे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में, और पुराने बॉन्ड है वीक होने शुरू हो गए। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है इसको क्या कहते हैं बच्चा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? जो एक इंटरमीडिएट स्टेप है बीच की, पुराने बॉन्ड अभी टूटे नहीं है, नए बॉन्ड अभी बने नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट। HI जुड़ गए, H2 टूट गया, I2 टूट गया, HI अपना प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने। सॉर्टेड है, सिंपल चीज है ये। रिएक्टेंट्स है हमारे पास क्या क्या? रिएक्टेंट्स थे A और B2। A B भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, AB का प्रोडक्ट बना, B रिलीज हो गया। अब यहां एक ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
यहां पर हमारे पास इस ग्राफ के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ग्राफ कर क्या रहे, ग्राफ सिंपल सी एक चीजों को रिलेट करा रहा है, किस किस को, हमारे पास एक्टिवेशन, एक तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और इधर पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। हमारा इनिशियली एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना था यहां पे, अब एक्टिवेशन कहां होनी थी, यहां। तो ये जो बीच का एनर्जी गैप है ये क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट्स उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मेशन तक पहुंच जाए, तो यहां से हमने एनर्जी दी, यहां हाईली अनस्टेबल फॉर्म में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया रिएक्टेंट्स का। और यहां से अब क्या होगा, एनर्जी बैरियर ब्रेक हुआ ये एनर्जी मिलने के बाद, और यहां से अब वो प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट आके इस एनर्जी पे आके रुक गया। प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल कब होगा, तभी होगा ना, मतलब रिएक्शन वरना बैकवर्ड साइड में प्रोसीड कर जाएगा। इनकी एनर्जी कम थी इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से। समझ में आई है? तो रिएक्टेंट्स की इतनी एनर्जी थी, प्रोडक्ट की इतनी थी, तो बीच की जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर दी होगी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाते हुए उसको क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। किसी बच्चे को परेशानी इसमें? डन है? क्या चीज? बिल्कुल होता है, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर दोनों में होगा। अभी देखो, अब यहां पे हमारे पास क्या है बेटा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर डेल्टा एच क्या होता है बच्चा, नेगेटिव, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। अब जब हमारे पास एक्सो और एंडो की बात कर रहे हैं तो यहां पे पहले वाले में देखो, जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इधर को जा रही है, इधर को हमारे पास एनर्जी मूव है, तो ग्राफ सेम है जो हमने अभी डिस्कस किया था। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल सेम है जो हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक का ही प्रोसेस था और उसमें डेल्टा एच क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। क्यों? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स आर लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से कम है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एच नेगेटिव निकला कि नहीं, है ना। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। प्रोडक्ट की ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें खुद एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। खुद एनर्जी सप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, और बड़ी वैल्यू में से एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करोगे तो पॉजिटिव डेल्टा एच निकलेगा कि नहीं। समझ में आई है? और इस केस में ये हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी है। फिर से समझो बच्चा, हमारे पास यहाँ पे है क्या, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे हमारे पास बच्चा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो सारा सेम है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी थी, मुझे रिएक्ट कराने के लिए उसको ये देनी पड़ी इतनी सारी एनर्जी, प्रोडक्ट बना। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी में वाला है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में है। इसको एनर्जी, अब इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिवली रिएक्टेंट के, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो HP माइनस HR पॉजिटिव आएगा कि नहीं, डेल्टा H पॉजिटिव आ गया। नहीं, हमें कुछ नहीं लानी पड़ेगी। देखो ऐसा होता है कई बार ना, रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिएक्टेंट से ज्यादा अनस्टेबल होता है। हमारे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल थे, वो तो हमने एनर्जी सप्लाई करके उनको अनस्टेबल बनाया है, तब उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है। और इस केस के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल थे, क्योंकि प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज्यादा है। समझ में आई है? तो डेल्टा एच इस केस में क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। डन बच्चा, क्लियर है ये? तो हमारे पास फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम रहेगी फॉरवर्ड रिएक्शन की एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, किसी को दिक्कत बचा? डेल्टा एच क्या निकलेगा अब हमारा, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव। एक्सोथर्मिक में क्या रहेगा हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, और वो हमारे पास क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया। सीधे ये टर्म्स याद रखेंगे। एंड व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, तो हमारे पास डेल्टा U क्या हो जाता है बच्चा, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है बैकवर्ड और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी अगर बराबर है
तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम एनर्जी पे आ रहे हैं, दोनों सेम एनर्जी पे आ रहे हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, रिएक्शन क्यों होगा वो अलग कहानी है, वो रिएक्शन हमने प्रोसीड कराया। हमने कैसे प्रोसीड कराया, रिएक्टेंट टिके हुए थे, मैंने एनर्जी दे दी, एनर्जी बैरियर क्रॉस हुआ, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट भी उसी के बराबर है। अब मेरे को बैकवर्ड साइड में करना है, फिर किसी और फॉर्म में एनर्जी दे दूंगा, तो एनर्जी जाएंगे, वो वापस रिएक्टेंट्स बना लेंगे। तो दोनों के केस में एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है कि नहीं, तो ओवरऑल टोटल चेंज क्या है, डेल्टा यू का 0। ठीक है, ये समझ में आया बच्चा। इक्विलिब्रियम अलग सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां हम रेट की बात नहीं कर रहे, हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में डेल्टा यू जो होगा वो क्या रहेगा, 0। क्लियर है ये बात, किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, एक बार ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो बच्चे, ये डायग्राम बना लो और ये वाले पॉइंट नोट डाउन करो। देखो जरा, अब एक्टिवेशन एनर्जी के बाद हमारे पास आता है बच्चा डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर सीधा क्या रहेगा बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोलिजन्स पे। टेम्परेचर बढ़ा दो, कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो यहां पे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, हर 10 डिग्री के राइज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, या रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। क्लियर है ये बात? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। T प्लस 10 का मतलब क्या हुआ, 10 डिग्री ज्यादा वाला, और नीचे रेट कांस्टेंट है T डिग्री सेल्सियस, जो 10 डिग्री पहले वाला रेट कांस्टेंट था। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल, अगर हम मान लो रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं 50 डिग्री पे और यहां निकाल रहे हैं 40 डिग्री पे, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन with the rise in temperature is mainly due to the increase in number of molecule possessing energies greater than EA resulting in effective collision। यही हो रहा है। अब हमने खुद ही पहले टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी दे दी है, तो इलेक्ट्रॉन जो अपने पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वो ऑलरेडी एक्साइटेड है, तो एनर्जी बैरियर क्रॉस हो रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे तो खुद ही पहुंच रखे, कोलिजन इफेक्टिव होने ज्यादा शुरू हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। डन है। तो हमारे पास इसके बाद बच्चे ये डायग्राम देखो, ये ग्राफ क्या है बता रहा है, यहां पे है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो इधर को है एनर्जी। तो जब हम इस ग्राफ को बना रहे हैं तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये वाली ज्यादातर की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, वो ये वाला पार्ट है, छोटा सा पार्ट। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये T1 पे था, टेम्परेचर बढ़ाते ही ग्राफ इस साइड को शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये ग्राफ इस साइड को शिफ्ट हुआ तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट डबल एरिया कवर कर रहा है। दैट मींस रिएक्शन विद, मतलब वो तो चलो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे डबल एरिया, बट विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या होगा, वो एरिया ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन एट T2 व्हिच इज इक्वल टू 10 डिग्री मोर देन T1। समझ में आई ये बात? ग्राफ समझ में आ रहा है दोनों का? अब अगला टॉपिक आता है बेटा अपने पास, नहीं लो टेम्परेचर पे तेज होने वाले कोई नहीं होंगे। लो टेम्परेचर पे तेज होने वाले कौन से होंगे? ऐसे कौन से रिएक्शन होंगे जिसमें टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन तेज हो जाएगा? कोई होगा ऐसा? देखो, अगर मैं लो टेम्परेचर करूंगा तो भाई उल्टा मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम कर रहा हूं मैं। लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स है, मान लो मैं उसका टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो उनसे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, उनकी काइनेटिक एनर्जी उल्टा और कम होगी, वो कोलाइड कैसे करेंगे गरीब? एक्सेप्शन सर्च करके देख लेते हैं, कहीं मिले तो मुझे भी बता देना, याद कर लेंगे। मे भी कुछ होता हो ऐसा जो लो टेम्परेचर पे होगा, कुछ रिएक्शंस ऐसे कि जितना टेम्परेचर कम हो उतना वो ज्यादा रिएक्टिव हो, ढूंढना पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं पता मुझे। ठीक है,
अब है एरिहीनियस इक्वेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा बेटा इसके ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय एरिहीनियस इक्वेशन। इसमें जो ये इक्वेशन है, लिखो बच्चे साथ के साथ। इक्वेशन में क्या है हमारे पास, K इज इक्वल टू A टाइम्स E रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। K इज इक्वल टू A इंटू E रेस टू द पावर EA बाय RT। लिख लिया। ये क्या है, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, और इसमें A क्या है बेटा, एरिहीनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल। EA क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स पर मोल में। A एंड EA मिला जुला के इनको हम क्या कहते हैं, एरिहीनियस पैरामीटर्स। ठीक है, मिला जुला के A और EA को हम क्या कहते हैं, एरिहीनियस पैरामीटर्स। K क्या होता है हमारा, रेट कांस्टेंट। डन है, ठीक बात है ना। तो यहां पर एक बात देखो, जो K इज इक्वल टू A E रेस टू दी पावर माइनस EA बाय RT है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही मैंने लॉग लिया तो क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A E रेस टू दी पावर माइनस EA बाय RT। अब अपने पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चा, लॉग ऑफ A प्लस अगर B है तो मैं उसको लॉग A प्लस लॉग B लिख सकता हूं कि नहीं। लॉग ऑफ A इंटू लॉग ऑफ B होता है, तो लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B लिख सकता हूं। तो ब्रेक कर दो उसे, नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस नेचुरल लॉग ऑफ E रेस टू दी पावर E RT। अब हमें क्या पता है, E लॉग और एक्सपोनेंट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक तरह से जो एक्सपोनेंट होता है वो एंटी लॉग की तरह काम करता है। तो ये कट के हमारे पास क्या बच गया, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ A ठीक है, और वहां लॉग और E कट के हमारे पास EA बाय RT विद नेगेटिव साइन बचा कि नहीं। ठीक है रितिका बच्चे, पता चला है, नंदिनी ये पता चला है बच्चा। तो अब क्या करो, नेचुरल लॉग को लॉग बनाने के लिए क्या करें, 2.303 से मल्टीप्लाई। तो 2.303 लॉग K इज इक्वल टू 2.303 लॉग A माइनस EA बाय RT। डन है, ये समझ में आया बच्चे, किसी को दिक्कत। तो लॉग ऑफ K इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA बाय 2.303 RT। डन, इक्वेशन नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट बहुत है, और इसी के बेसिस पे अब न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और ये इक्वेशन तुम्हें डिराइव करनी भी आनी चाहिए। जल्दी से करो इसे नोट। हाँ जी ठीक है बच्चा। अब देखो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। यही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव कोलिशंस बढ़ेंगे, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तब भी तेज होगा। दोनों में से कुछ कर दो, कहानी तो भैया ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब यहां पे लॉग ऑफ K, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA बाय R इंटू 1/T प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A लिख सकता हूं इस फॉर्म में। लॉग ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 R लिख सकता हूं। क्या किया मैंने, ये जो लॉग K था उसके आगे नेचुरल लॉग हटाने के लिए 2.303 लॉग लिख दिया, 2.303 को उधर डिवाइड किया तो EA डिवाइडेड बाय EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T प्लस लॉग A बना कि नहीं। अब मैंने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, जो हमारे पास सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इक्वेशन, उसके साथ कंपेयर करेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आ गया हमारे पास y, m क्या आ गया बच्चे, EA बाय 2.303 R, और ये क्या आ गया हमारे पास, लॉग A। नहीं, नेचुरल लॉग हटा दिया ना, 2.303 से डिवाइड तो कर दिया। हाँ जी, A के साथ क्यों आना चाहिए बेटा, 2.3 बेटा नेचुरल लॉग था तो मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों तरफ, ये किया, इसको डिवाइड किया इधर, तो यहाँ भी 2.303 था, जब उससे डिवाइड होगा वो 2.303 तो कट नहीं जाएगा इस वाले के साथ। समझ में आया नहीं, हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ वो डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यही किया मैंने। क्या किया, यहाँ पे 2.303 था, इधर भी 2.303 था नेचुरल लॉग को लॉग लिखने के लिए। अब मैं जब इससे डिवाइड करूंगा तो एक तो ये आ गया 2.303 वाला, और एक इसके नीचे आएगा 2.303 वाला, ये और ये कट नहीं गए,
तो वहां से ये इक्वेशन से कंपेयर हो गया, डन। अब मैं ग्राफ किससे बना रहा हूँ बच्चा, देखो y एक्सिस के अलॉन्ग क्या था मेरा, लॉग, नेचुरल लॉग के और लॉग ऑफ के, और इधर किसके साथ बनेगा, 1/t के साथ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से स्लोप क्या बना, माइनस ई ए बाई आर या ई ए बाई 2.303 आर, है ना। और ये जो आ गया ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ ए या लॉग ऑफ ए इंटरसेप्ट हमारा, बिल्कुल उससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो पता चल रहा है ये सबको। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या किया हमने, जब ये c से कंपेयर करते हैं बेटा हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो c क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ ए, c क्या होता था, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब जहां पर वो ग्राफ को y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, टकराता है, काटता है वहां पे जहां पे, डन। और ये जो है हमारे पास m, ये क्या हुआ, स्लोप। स्लोप क्या हुआ हमारे पास, जो 1/t का कोफिशिएंट है ये पूरा, ये स्लोप हुआ कि नहीं, तो ये स्लोप आ गया। नेगेटिव स्लोप से हमें क्या पता चला कि जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाएगा, डिक्रीजिंग साइड आएगा, ठीक बात है। ये अपने पास ग्राफ में लिया, टी के साथ लेते तो सिचुएशन ही बदल जाती, सारा ग्राफ पे चेंज हो जाता, स्लोप भी बदल जाता फिर तो, हाँ वो अलग ही, फिर पूरा फॉर्मेट ही अलग बनाना पड़ता ना, 1/t की जगह t की टर्म्स में लिखता फिर मैं। अब देखो, लेट k1 एंड k2 बी द रेट कांस्टेंट्स एट टेम्परेचर t1 एंड t2। क्या है, k1 रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर t1, k2 रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर t2। log of k1 is equal to minus ea by 2.303 r t1 log a, यही हुआ। सिमिलरली log k2 क्या आएगा, माइनस ea by 2.303 r t2 प्लस log a, माइनस कर दो आपस में, log k2 माइनस log k1, ea by 2.303 r कॉमन आ गया, 1/t1 माइनस 1/t2 बना कि नहीं। r की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जो r हमारे पास है वो क्या, गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या डलेगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। k क्या है, रेट कांस्टेंट, a फ्रीक्वेंसी फैक्टर, e एक्टिवेशन एनर्जी, यही सब है। एलसीएम ले लिया तो, और यहाँ log k2 माइनस k1 को, log k2 माइनस log k1 को log a माइनस log b की का फॉर्मूला क्या है, log a by b, log of k2 by k1 इज इक्वल टू ea by 2.303 r। और ये एलसीएम लेके इस फॉर्मेट में हमने एक और नया फॉर्मूला बना लिया, जहां पर दो रेट कांस्टेंट को एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे जो दो रेट कांस्टेंट थे उनको हमने रिलेट किया। हाँ जी, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमारे पास में log k2 by k1 है, log k2 माइनस log k1, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a by b, मैंने log a by b लिख दिया। और यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, t1 t2 एलसीएम आएगा, 1/t1 माइनस t2 कैसे किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैंने आपस में माइनस कर दिया, log a कट गया, ea by 2.303 r, ea by 2.303 r कॉमन आ गया पूरा, तो ये 1/t1 और 1/t2 बचा कि नहीं है, समझ में आया ना। वहां से हमारे पास कॉमन आके बस फिर तो एलसीएम लेके रीअरेंज किया है सिर्फ, डन है। ये हमारे पास एरिहीनियस इक्वेशन आ गई। अब एरिहीनियस इक्वेशन के बाद आती है बच्चा एरिहीनियस थ्योरी, जो कि सेम वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला जो कंसेप्ट था वो था जो कोलिजन थ्योरी थी हमारी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब देखो यहां पर टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, reactants have to cross energy barrier called potential barrier and achieve the threshold energy। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। एरिहीनियस थ्योरी जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला है, सेम वही एक्टिवेशन एनर्जी और एरिहीनियस कंसेप्ट के अंदर सेम चीज समझाई गई है। अब आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। करता क्या है, अ कैटलिस्ट होता क्या है, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, यही होता है ना, जो अपने आप चेंज नहीं हो रहा है, वो हमारे पास क्या हुआ, कैटलिस्ट। व्हेन अ सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन सच केसेस, सब्सटेंस आर कॉल्ड इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स किसको कहेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन करे, जो तेज करेगा उसे कैटलिस्ट, जो स्लो करेगा इनहिबिटर हो गया। अब ए और बी रिएक्टेंट्स थे, मैंने कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट का एक्चुअल में काम क्या होता है, देखो कैटलिस्ट होता है बच्चा जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट स्टेप बनवाएगा, खुद यूटिलाइज नहीं होएगा। मान लो फिर वही कहानी आती है, भाई मुझे किसी चीज के अंदर रिएक्शन कराना है, अब दो रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करना चाहते हैं, ये इजिली रिएक्ट नहीं करेंगे, मैं क्या करता हूं, इनके साथ एक तीसरी चीज डाल देता हूं। ये तीसरी चीज का काम क्या है, इसको और इसको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लेगा। अगर सरफेस पे एब्जॉर्ब कराएगा
तो सरफेस पे एब्जॉर्प्शन के टाइम पे ये एक तरह से इसके साथ रिएक्ट करे, इनसे रिएक्ट करके ये क्या हुए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इसके सरफेस पे ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के साइड हो जाएंगे। तो वो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने की हेल्प करी वो किसने करी, कैटलिस्ट ने। कैटलिस्ट बाद में यूं का यूं मिल गया हमें, लेकिन जो रिएक्टेंट्स को एक जगह चाहिए थी रिएक्ट करने की, वो किसने दिए, इंटरमीडिएट, बेसिकली कैटलिस्ट ने। तो ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है वो बना है ABC, प्रोडक्ट बना और C कैटलिस्ट अपना वापस से रीजनरेट हो गया। डन। रेट ऑफ रिएक्शन के अगर ग्राफ के हिसाब से बनाए तो ये क्या करता है बच्चा। अब एक बात समझो, इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, या यहां से मान लो वो दीवार है, दूर दीवार है, मेरे को वहां तक एक पत्थर पहुंचाना है, मैं फेंकूंगा तो नहीं पहुंचेगा। मैंने क्या किया, बीच में एक बंदा खड़ा हो गया जो हेल्प करने के लिए, मैंने उसके पास फेंक दिया, इसने आगे वाले के पास फेंक दिया। मैं रिएक्टेंट था, उधर C रिएक्टेंट था, B कौन है बीच में, कैटलिस्ट। उसने क्या किया, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी मुझे वहां C तक पहुंचाने के लिए चाहिए थी उतनी तो नहीं थी मेरे पास, तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन कर दी। समझ में आई। तो ये हुआ क्या, जो हम कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं तो वो क्या हो गया, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। समझ में आई है। विद कैटलिस्ट यहाँ क्या हो रहा है, अगर विदाउट कैटलिस्ट था तो इतनी सारी पोटेंशियल बैरियर के हिसाब से इतनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही थी, पर जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला तो ये थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन कर दिया। समझ में आई है, पक्का इजी है ना, डन है। तो सेम फॉर्मूला वही, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। डन। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर बच्चा खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ समरी है और इसके अंदर समरी के बाद हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। डन है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। हर बच्चा अपनी नोटबुक लेके आएगा, बुक्स लेके आएगा, NCERT बुक पहले NCERT के न्यूमेरिकल क्लास में बैठ के करेंगे। ठीक है, डन।